हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेल, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। और सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए ये है, खुशखबरी ये है कि ये चैप्टर बहुत आसान है। और इसके लिए और भी एक अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर को समझने के लिए तुम्हारा मैथ्स कितना भी वीक रहा अभी तक का, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सारे लेक्चर्स अच्छे से ध्यान से सुने। और ये चैप्टर ना हमको हमारे लॉजिक को भी डेवलप कराएगा। हमारा लॉजिक कितना वीक है ये हमको बता देगा। एक्चुअली ना एक बार एक सवाल पूछा गया कि मैथमेटिक्स मतलब क्या, तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया इट इज़ अ साइंस ऑफ नंबर्स। तो वो आंसर रॉन्ग था। फिर किसी और स्टूडेंट ने उसमें ऐड किया इट इज़ अ साइंस ऑफ नंबर्स एंड ज्योमेट्रीज। तो ये आंसर भी रॉन्ग हुआ। फिर किसी ने इसमें ऐड किया इट इज़ अ साइंस ऑफ नंबर ज्योमेट्रीज एंड लॉजिक। तब ये मैथमेटिक्स की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। तो मैथमेटिक्स मतलब सिर्फ नंबर्स और ज्योमेट्रीज नहीं है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिक। बिना लॉजिक के मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है। लॉजिक अप्लाई करके ही हम बहुत सारे नंबर्स और ज्योमेट्री के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई बार तो नंबर्स और ज्योमेट्रीज नहीं आने के बाद भी लॉजिक अच्छा रहने की वजह से लोगों को कहा जाता है कि वो अच्छे एक्सपर्ट है और लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसा मराठीत म्हणतात की याला आयुष्याचं गणित जमलं। ऐसा भी हो सकता है कि ज्याला आयुष्याचं गणित जमलं ऐसा हम कह रहे, जिसको कह रहे त्या माणसाचे ॲक्च्युली काहीच मॅथमॅटिक्स नसेल, त्याला कदाचित काहीच जॉमेट्री आणि इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह, ट्रिग्नॉमेट्री काहीच येत नसेल, तरी पण त्याचं आयुष्याचं गणित जमलं असं का म्हणतो, कारण तो लॉजिकमध्ये परफेक्ट असेल कदाचित। तर चला तोच चैप्टर अपने आज सीखायचा है, लॉजिक म्हणजे काय, लॉजिक मतलब क्या, ये हम सीखने वाले हैं। सी लॉजिक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉजिकली अगर हम सोचें तो बहुत सारी चीज़ों पे हमको फंडामेंटली दिमाग लगाने आता। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कई बार हम शॉप्स में ये चीज़ देखते हैं, शॉप्स में, मार्केट में ये लिखा होता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पढ़े क्या कभी ये? बहुत जगह लिखा होता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट अपने रूम में भी लगाते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई विल अचीव माई टारगेट। कुछ कुछ तो ऐसा भी लिखते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज, इवन इम्पॉसिबल सेज, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ, तो ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन लॉजिकली, मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग। क्या सोच सकते हो? वीडियो पॉज करो और गेस करो कैसे क्या रॉन्ग है, कैसे क्या रॉन्ग है, कैसे क्या रॉन्ग है। लॉजिकली ये रॉन्ग है, लॉजिकली ये रॉन्ग है। कैसे क्या रॉन्ग है? तो एक बार एक लॉजिकल मैथमेटिकल स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त इसका जवाब दिया। उसने कहा कि ये लॉजिकली रॉन्ग है। हो सकता है कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट इसको लिखते चले, मैनेजमेंट करने वाले, मैनेजमेंट डिग्री बताने वाले ये लिखते चले, कई बार बोलते भी चले। हो सकता है कि किसी को मोटिवेट करने के लिए स्टेटमेंट अच्छा हो, लेकिन हम मैथ्स के स्टूडेंट जिनका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होता है वो तो बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे क्या रॉन्ग है? ऐसा किसी मैथमेटिशियंस को एक स्टूडेंट को पूछा तो उसने ये बताया कि सर देखो ज़रा कि कोई अगर कह रहा है, कोई अगर कह रहा है, मान लो ये एक्स पर्सन है, वो ये कह रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दुनिया में। मतलब ये दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ये दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब उसको तुम कुछ भी बोलो वो करके बता सकता है ना। सब कुछ क्या है? पॉसिबल है, ऐसा इसका मीनिंग हो रहा है। तो अब तुम क्या करो, इस स्टूडेंट को कहो जो ये कह रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा जो कह रहा है, उसको ये कहो कि भाई फिर तू इम्पॉसिबल को ढूंढ के बता, इम्पॉसिबल को ढूंढ, शोध कर उसका। इम्पॉसिबल तो वो कुछ भी नहीं है बोल रहा ना, तो उसको ही काम पे लगा दो। उसको बोलो कि इम्पॉसिबल को ढूंढ के ला, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं ला सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। उसके हिसाब से इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, तो क्या वो इम्पॉसिबल को ढूंढ के ला सकता? नहीं ला सकता, क्योंकि उसके हिसाब से तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब वो इम्पॉसिबल को ढूंढ के नहीं ला सकता, मतलब उसके लिए एक चीज़ इम्पॉसिबल हो गई।
कौन सी? इम्पॉसिबल को ढूंढ के लाना. इम्पॉसिबल को ढूंढ के लाना, इम्पॉसिबलला शोधून काढणं, त्याच्यासाठी आता इम्पॉसिबल झालं. कारण इम्पॉसिबल काहीच नाही तर इम्पॉसिबलला तो शोधणार कसं? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं तो इम्पॉसिबल को ढूंढ नहीं सकता, ढूंढ के ला के बता नहीं सकता. मतलब उसके लिए एक चीज़ इम्पॉसिबल हो गई, इम्पॉसिबल को ढूंढ के लाना. मतलब एक चीज़ तो इम्पॉसिबल हो गई ना, तो फिर वो कैसे कह सकता नथिंग इज इम्पॉसिबल? ओ हो, क्या गुगली मारे यार, उसी के चादर में लपट के मार दिया. समझ रहे हो? तो ये है लॉजिक, ये है लॉजिक. क्या लॉजिकली ये प्रूव हो रहा है. देखो, अगर ये बात अभी जो मैंने बताई नहीं समझी होगी, हो सकता है कि पहली बारी में ये ना समझे, फिर से एक बार इतना ही क्लिप देखो, फिर से रिवाइज करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगी. अगर फिर भी नहीं समझी तो मुझे कॉल बैक करें. बट इसका कुछ लेना देना नहीं है अपने सिलेबस से, ऐसा कोई सवाल तुमको नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो इसमें ये इंटरेस्टिंग बात जो लॉजिक से रिलेटेड है मुझे दिमाग में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. हर बार ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त मैं स्टूडेंट को ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ओके, तो जब भी कभी कोई तुमको बोलेगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो मुस्कुराओ, उसको कुछ मत बोलो. सिर्फ दिल में का दिल में सोचो, गधा है तू, तेरे को क्या मालूम ये मैथमेटिकली लॉजिकली क्या है स्टेटमेंट? रॉन्ग स्टेटमेंट है. चलो. अब ये मैथमेटिकल लॉजिक हमारा लॉजिक ही डेवलप नहीं करता, बल्कि हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव करता. कैसे इम्प्रूव करता, चलो देखते हैं. हाँ, मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से इंग्लिश में सेंटेंसेस रहते. वैसा मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से नहीं, इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश में सेंटेंसेस रहते. और इंग्लिश में सेंटेंसेस कितने टाइप के रहते? तो सब में पहले सेंटेंस रहता, तुमको पता होगा, इंग्लिश अच्छी होगी तो असर्टिव सेंटेंस. हा चॅप्टर तुमची इंग्लिश पण सुधारवणार, इंग्लिश भी स्ट्रांग बनाएगा ये तुम्हारी. असर्टिव मतलब कौन से भाई? जिसको विधानात्मक कहा जाता है, विधानात्मक या सिंपल सेंटेंसेस, जैसे नांदेड़ इज़ अ सिटी, लिमगांव इज़ अ विलेज. ये सिंपल सीधे सादे भोले भाले सेंटेंसेस है. इनको हम क्या बोलते हैं? विधानात्मक या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में. दूसरे कौन से रहते? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नार्थी, जिसमें प्रश्न रहता, क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहता है ना, ऐसे इंट्रोगेटिव. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे जो सवाल रहते वो सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते. तीसरे टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में देखने को मिलते हैं हमको, वो होते हैं इम्परेटिव. मतलब जिसमें क्या रहता है भाई? ऑर्डर रहता है, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट रहती है. मतलब ऑर्डर रहता है, मतलब सिट डाउन. जैसा टीचर गुस्से में आया और तुमको बोल रहा है सिट डाउन, तो भाई ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया. या फिर कोई टीचर ऐसा मतलब सीधा साधा है, सिंपल सा है, बड़ा नरम मिजाज का है, तो वो बोलेगा प्लीज़ सिट डाउन, तो वो रिक्वेस्ट हो गई. और पहला वाला गुस्से वाला टीचर है, वो ऑर्डर है. तो ये दोनों को कंबाइन किया, ये दोनों सेंटेंस कौन से बने? इम्पेरेटिव. ये क्वेश्चन मार्क वाले नहीं है, असर्टिव भी नहीं है, ये कौन से? इम्पेरेटिव. प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ ब्रिंग टी फॉर मी. तो ये सारे हैं इम्पेरेटिव. ओके, चौथा टाइप का सेंटेंस जो है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी भाई, इसको उद्गारवाचक भी कहते क्या? उद्गारवाचक या फिर भावनात्मक सेंटेंस. भावनाओं को समझो, भावनात्मक सेंटेंस होते हैं ये. जैसे कभी कोई सीन देखने गए हम हिल स्टेशन पे, और बहुत ही बढ़िया सीन दिखी, बहुत ही मंजर ज़बरदस्त दिखा, खूबसूरत मंजर दिखा, अतिशय सुंदर स्थळ आपल्याला पाहायला मिळालं, की आपल्या तोंडातनं लगेच सेंटेंस निघतो, वाव व्हाट अ सीन. तो ये जो सेंटेंस हुआ, ये कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. तो भाई ये 4 तरीके के सेंटेंस इंग्लिश ने हमको सिखाए. ये इंग्लिश ने जो हमको 4 सेंटेंस सिखाए, अब मैथमेटिकल लॉजिक क्या बोलता? मेरी दुनिया में, मैथ की दुनिया में, मैथ और प्लस लॉजिक की दुनिया में, मैथमेटिकल लॉजिक की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ असर्टिव ही बन सकता है. सिर्फ एक अकेला असर्टिव ही बन सकता है स्टेटमेंट. मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता? कि मेरे पास सेंटेंस को कोई जगह नहीं, सेंटेंस के लिए मेरे पास कोई वैल्यू नहीं, सेंटेंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते. कौन कह रहा है? मैथमेटिकल लॉजिक. वो फिर उसको पूछा कि क्या मायने रखते? तो मेरे पास स्टेटमेंट के लिए वैल्यू है. क्या? स्टेटमेंट. अब उसको पूछा कि स्टेटमेंट किसको बोलना, तो वो बोल रहा कि तुम्हारे जो इंग्लिश के असर्टिव है वो मेरे लिए स्टेटमेंट बन सकते.
अच्छा क्या सारे असर्टिव स्टेटमेंट बन सकते? तो बोल रहा नहीं 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 नहीं, सारे असर्टिव स्टेटमेंट नहीं बनते। या तो वो स्टेटमेंट को ट्रू होना चाहिए या फिर और फॉल्स होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जैसे नांदेड़ इज़ इन फ्रांस, नांदेड़ इज़ इन फ्रांस। अब ये ना क्वेश्चन मार्क है क्या इसमें? नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या ये एक्सक्लेमेटरी है? नहीं, इसमें कोई भावना व्यक्त नहीं हो रही, आ ऊ वाव ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये इसमें ऑर्डर है? नहीं है, मतलब ये पीछे नीचे के तीनों कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये असर्टिव है, तो ये असर्टिव है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नांदेड इज इन फ्रान्स, फ्रान्समध्ये नांदेड शोधलं तर भेटेल का? शक्यच नाही। किती चांगलं झालं असतं नांदेड फ्रान्समध्ये राहिलं असतं तर, काहीच चांगलं झालं नसतं। नांदेड फ्रान्समध्ये राहिलं असतं तर तुम्ही नांदेडमध्ये राहिला नसतात। बरं ठीक आहे, जे पण आहे दैट इज जोक्स पार्ट, बट नांदेड इज इन फ्रांस ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और क्योंकि ये फॉल्स है या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। क्योंकि ये फॉल्स है इसलिए ये मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से क्या है? स्टेटमेंट है। तो अगर तुमको कई एग्जाम में सवाल पूछा नांदेड इज इन अ फ्रांस, क्या ये स्टेटमेंट है मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से, तो तुमने बोलना चाहिए यस इट इज़ अ मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट, यस इट इज़ अ स्टेटमेंट। वाई इट इज़ अ स्टेटमेंट? बिकॉज इट इज़ अ असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज़ विच सेंटेंस? इट इज़ फॉल्स सेंटेंस। अब कुछ जनों को लगता है कि फॉल्स रहा मतलब स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, फॉल्स रह के भी स्टेटमेंट रह सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल ये है। या फिर मैं और अगला एग्जांपल देता हूँ, ताज महल इज इन नांदेड, कुठं घरात ठेवलंय का? तो ये सेंटेंस भी क्या है? ये सेंटेंस भी क्या है? ये सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस है, ये फिर से फॉल्स है, इसलिए ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि फॉल्स ही स्टेटमेंट बनते, ट्रू वाले भी बनते। जैसे लंदन इज कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, क्या ये सेंटेंस असर्टिव है? यस। क्या ये ट्रू है? यस। क्या ये स्टेटमेंट है? यस, क्योंकि ये असर्टिव है और ट्रू भी है। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ये स्टेटमेंट है। अब चलो और एक लिखता हूँ, क्या लिखूँ? प्लीज़ ब्रिंग टी फॉर मी, प्लीज़ ब्रिंग टी फॉर मी। क्या ये स्टेटमेंट है लॉजिकल के हिसाब से? नहीं है, क्योंकि ये असर्टिव नहीं है। ये तो कौन सा है भाई? इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कभी भी क्या नहीं होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट भाई असर्टिव रहते हैं, या तो वो ट्रू रहते या फॉल्स रहते, है ना। हम हर स्टेटमेंट के बाद ट्रू है या फॉल्स है बोल सकते हैं। जैसा लंदन इज़ कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये स्टेटमेंट है और ये फॉल्स है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ताजमहल इज़ इन नांदेड़ बोला तो वो भी फॉल्स है, वो भी स्टेटमेंट है। नांदेड़ इज़ इन फ्रांस, वो भी फॉल्स है, वो भी स्टेटमेंट है। या तो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए। प्लीज़ ब्रिंग टी फॉर मी, ये ट्रू है या फॉल्स है? जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोली प्लीज़ ब्रिंग टी फॉर मी, तो तुम उसको फॉल्स बोल रहे या ट्रू बोल रहे, तो ये एक मुँह पे लगाती हो पड़ाल बोल के। इसलिए ये क्या नहीं है भाई? ये क्या नहीं है? स्टेटमेंट नहीं है लॉजिकल, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता वो भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं रहते, एक्सक्लेमेटरी सिंबल आता वो भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तर कळालं, इंग्लिशमध्ये 4 सेंटेन्सेस आहेत, असर्टिव्ह, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव्ह आणि कोणते आणि इम्पेरेटिव्ह, इंट्रोगेटिव्ह, इम्पेरेटिव्ह, एक्सक्लेमेटरी आणि असर्टिव्ह। त्याच्यात फक्त असर्टिव्ह सेंटेन्सेस काय बनतात? त्याच्यात फक्त असर्टिव्ह सेंटेन्सेस काय बनतात? असर्टिव्ह सेंटेन्सेस स्टेटमेंट बनतात ते, आणि सगळे असर्टिव्ह बनत नाहीत, तेच बनतात जे काय आहेत? ट्रू आहेत किंवा फॉल्स आहेत। ओके, आता बघा, जर स्टेटमेंटला जर आपण ट्रू म्हटलं, एखादा स्टेटमेंट आहे, आता स्टेटमेंट म्हणल्यावर तो ट्रू असणार किंवा फॉल्स असणार, आणि नक्कीच तो असर्टिव सेंटेंस पण असणार। तो या तो वो ट्रू रहता है या फॉल्स रहता। अगर वो ट्रू होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आती? अगर वो ट्रू होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू आती है कैपिटल टी, और अगर वो फॉल्स होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू आती है मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से कैपिटल एफ। ये एक बात याद रखें। जैसे वैल्यूज़ रहते ना, जैसे अगर तुमको पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है तो तुम वैल्यू बोलोगे 50, 60, 70, ऐसा कुछ तो भी बताओगे,
तो वो वैल्यू बता रहे। वैसा मैथमेटिकल लॉजिक में अगर कोई स्टेटमेंट तुमको बताया, अब मैं सेंटेंस की दुनिया में नहीं हूँ, मैं किसकी दुनिया में हूँ, स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट अगर तुमको किसी ने बताया तो वो स्टेटमेंट या तो कैपिटल टी होगा या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो कैपिटल टी। कैपिटल टी होगा मतलब वो ट्रू है, और कैपिटल एफ वैल्यू है मतलब वो फॉल्स है। अच्छा, ऐसा नहीं रहता कि स्टेटमेंट आधा ट्रू है आधा फॉल्स है, या 70% ट्रू है और 30% फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं रहता। बीच वाला नहीं रहता, बीच वाला नहीं रहता। बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात कह रहा हूँ मैं, कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू किसकी, स्टेटमेंट की। ट्रुथ वैल्यू किसकी, स्टेटमेंट की। बीच वाली नहीं रहती, बीच वाली नहीं रहती। स्टेटमेंट की वैल्यू बीच वाली नहीं रहती, बीच वाली नहीं रहती। या तो वो पूरी टक्के से ट्रू रहती या फिर पूरी तरीके से फॉल्स रहती। 50% ट्रू 50% फॉल्स असं नसतं. जसं तुम्हाला विचारलं कोणी की बाबा तुझा NITला नंबर लागण्याचा किती चान्सेस आहेत, तर एक विद्यार्थी म्हणतो 70% आहेत आणि 30% नाही, किंवा मग 90% आहे 10% नाही, किंवा मग 5% आहे आणि 95% नाही, असं काहीतरी म्हणता येईल. पण ते म्हणणं चुकीचं आहे. लॉजिकल स्टेटमेंटनुसार, मॅथमॅटिकल लॉजिकनुसार स्टेटमेंट 100% ट्रू राहू शकतो किंवा फॉल्स राहू शकतो. हां, त्याला मधल्या किमती घेताच येणार नाहीत. या लॉला म्हणतात, या लॉला म्हणतात लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या है, मिडल मतलब बीच वाले, है ना, बीच वाले. एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड मतलब लेना, और एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना, नहीं लेना. तो बीच वाले वैल्यू नहीं लेता. कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो बीच वाले वैल्यू नहीं लेता. वो या तो वो 100% ट्रू रहता या फिर 100% फॉल्स रहता. इसी लॉ को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. इंग्लिश में लिखना है व्हाट इज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ऐसा सवाल पूछे तो हमने लिखना चाहिए इन मैथमेटिकल लॉजिक स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. It cannot attain, या it cannot have in between values. This law is called as law of excluded middle. मतलब मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो या तो ट्रू रहती या फिर फॉल्स रहती, दोनों के बीच वाली नहीं रहती. इसी लॉ को कहा गया है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. तो यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है. अब आगे ऐसे ही बहुत सारी बातें हम सीखते जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है. चलो देखते हैं आगे और क्या क्या सीखते हैं. हम देखते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स. मैथमेटिकल लॉजिक में जो लॉजिकल स्टेटमेंट हमने देखा, उस लॉजिकल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहती, कैपिटल टी और कैपिटल एफ. अगर वो ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू रहती कैपिटल टी, और फॉल्स होगा तो ट्रूथ वैल्यू रहती है, कौन सी वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू रहती है कैपिटल एफ, है ना. और एक ख़ास बात कि भाई ये ट्रूथ वैल्यू कभी भी ट्रू और फॉल्स, टी और एफ के बीच में नहीं आती. इसको क्या कहा था हमने लास्ट डे, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल कहा था, राइट. चलो आज आगे का पोर्शन देखते हैं इसका. अब जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ना, जो मैथमेटिकल लॉजिक में हम स्टेटमेंट सीख रहे हैं, ये स्टेटमेंट भाई दो टाइप के रहते. पूरे लॉजिक में ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट टोटल दो टाइप के रहते. कौन से दो टाइप के रहते, तो एक पहला स्टेटमेंट जो है वो कहलाता है एटॉमिक स्टेटमेंट, या फिर जिसको सिंपल स्टेटमेंट भी कहते हैं, एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. जैसे मॉलिक्यूल रहता है ना, मॉलिक्यूल कंपाउंड रहता है, या फिर एटम, एक या दो एटम रहेंगे वो ज्वाइन होंगे तो कंपाउंड बनता है. सिंगल एटम होगा तो उसको हम एटम कहते हैं. तो वैसा स्टेटमेंट भी एटॉमिक या सिंपल स्टेटमेंट होता है पहले टाइप का, और दूसरे टाइप का कौन सा स्टेटमेंट है, कंपाउंड. अभी कंपाउंड के भी फिर से बहुत सारे टाइप है, वो आगे हम देखेंगे. कंपाउंड के भी बहुत सारे टाइप्स हमको सीखते जाने हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे कि एटॉमिक और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है. तो चलो पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ एटॉमिक स्टेटमेंट. एटॉमिक स्टेटमेंट मतलब सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो. जैसे कि सपोज हमको किसी ने कहा द स्काई इज़ ब्लू. अच्छा,
एक बात और याद रखें कि जब तुमको सवाल पूछा जाता है कि कोई स्टेटमेंट कोई सेंटेन्स स्टेटमेंट है या नाही आहे, तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो की एखादा सेंटेन्स स्टेटमेंट आहे की नाही, तेव्हा तुम्ही चेक करू शकता तो स्टेटमेंट आहे की नाही. तो जर इंट्रोगेटिव्ह असेल, इम्पेरेटिव्ह असेल, एक्सक्लेमेटरी असेल तर तो स्टेटमेंट होणार नाही. लेकिन वो असर्टिव होगा तो स्टेटमेंट हो सकता अगर वो ट्रू है हमेशा या फिर फॉल्स है. लेकिन अगर सवाल ने ऑलरेडी कह दिया की ये स्टेटमेंट है तो उस पर हम बहस नाही करनी चाहिए. समजा प्रश्नाने किंवा पुस्तकात असं दिले की हा स्टेटमेंट आहे, तुम्हाला विचारलं नाही स्टेटमेंट आहे की नाही सांगा, तेव्हा तुम्ही सांगत नका बसू की तो स्टेटमेंट आहे. जैसे स्काई इज़ ब्लू पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर स्काई ब्लू हो भी सकता ना, नहीं भी हो सकता ना, कभी कभी ब्लैक रहता है. हाँ, ढगाळ वातावरण राहिलं तर ब्लॅक असतं, बारिश होने के पहले आसमान पूरा ब्लैकिश हो जाता, तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है. तो ऐसा यहाँ पे बहस नहीं करते बैठनी है, सीधा मान लेने का कि ये क्या है, स्टेटमेंट है. तो ये स्टेटमेंट में तुमको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिख रहा, स्काई इज़ ब्लू, तो ये स्टेटमेंट बन गया कौन सा स्टेटमेंट, एटॉमिक स्टेटमेंट. अगर एक या दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके स्टेटमेंट बनता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कंपाउंड का लेता हूँ. देखो यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखता हूँ. कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब अ स्टेटमेंट विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू स्टेटमेंट्स, टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स. कंपाउंड स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी द स्काई इज़ ब्लू एंड स्काई इज़ क्लियर. हाँ, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया भाई, ये स्टेटमेंट बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट. और ये कंपाउंड क्यों बना, क्योंकि द स्काई इज़ ब्लू एक इसमें सिंपल स्टेटमेंट है, एटम है, और स्काई इज़ क्लियर एक एटम है. इन दोनों को हमने ज्वाइन किया किससे, एंड से, इसलिए ये क्या बन गया, कंपाउंड. इसको हम बॉन्ड बोलते हैं केमिस्ट्री में, है ना. दो एटम को ज्वाइन करने वाले को हम बॉन्ड कहते हैं. तो यहाँ पे एंड बना बॉन्ड. इस एंड की जगह और भी आ सकता, देन भी आ सकता, तो वो उस तरीके से हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट के टाइप मिलने वाले हैं, वो आगे हम सीखेंगे. बट क्या फ़र्क समझा तुमको कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट का. सिंपल मतलब एटॉमिक स्टेटमेंट का. भाई एटॉमिक स्टेटमेंट मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसा कुछ तो भी वर्ड यूज़ करके ज्वाइन कर दिए, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है. तो अभी चलो मैं एक तुमको सवाल पूछता हूँ. गीता is singing while सीता is dancing. क्या बता सकते हो ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, एटॉमिक है या कंपाउंड है. तो तुमने सही पहचान लिया. यहाँ पे ना ये जो है इतना पार्ट गीता इज सिंगिंग, ये हो रहा है सिंपल स्टेटमेंट, और उसी के साथ तुम अगर ध्यान दोगे तो ये भी है सिंपल स्टेटमेंट. और इन दोनों को हमने ज्वाइन किया कौन सा वर्ड यूज़ करके, वाइल. तो ये दोनों को हमने ज्वाइन किया वाइल से, और इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट छुपे हुए हैं, इनको ज्वाइन कर दिया. तो ये भाई टोटल स्टेटमेंट जो बना वो कौन सा स्टेटमेंट बना, कंपाउंड स्टेटमेंट बना. चलो और एक मैं पूछता हूँ, ध्यान से सुनो. सीता एंड गीता आर सिस्टर्स. ओहो हो, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है ये. अब सवाल ने कह दिया कि ये स्टेटमेंट है, और तुमको पूछा कि पहचानो ये कौन सा स्टेटमेंट है, एटॉमिक स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है. एटॉमिक स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है, पहचान सकते क्या, ज़रा बताओ. पहचान सकते एटॉमिक है या कंपाउंड है, पहचानो ज़रा. तो अब कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया एंड, ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा, इसलिए वो इसको कह देते कंपाउंड, और आंसर लिख देते कि दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट. और वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है आंसर. कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग आंसर. दिस इज़ अ एटॉमिक स्टेटमेंट अगेन. अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर एंड है ना, यहाँ पे एटॉमिक आना चाहिए. नहीं भाई, यहाँ पे दो स्टेटमेंट ही नहीं है. दो स्टेटमेंट है क्या, बताओ मुझे कौन से दो स्टेटमेंट है. सर पहला स्टेटमेंट सीता इज सिस्टर, और दूसरा स्टेटमेंट गीता इज सिस्टर. क्या सिस्टर गीता इज सिस्टर मतलब कहाँ की सिस्टर, चर्च में की सिस्टर क्या भाई, ऐसा थोड़ी मीनिंग है उसका. सीता एंड गीता आर सिस्टर्स मतलब सीता और गीता दोनों बहनें हैं, ऐसा ये कह रहा है. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट आहे, याच्यात एकच स्टेटमेंट आहे, म्हणून हा कोणता स्टेटमेंट झाला,
ॲटॉमिक स्टेटमेंट किंवा सिंपल स्टेटमेंट डाला, याला कंपाउंड म्हणू नका. तो कभी कभी ये गुगली बॉल डाला जाता है एग्ज़ाम में और तुमको आउट करने की कोशिश करते, और अच्छी पढ़ाई नहीं करने वाले स्टूडेंट इसमें इस गुगली पे आउट हो जाते. तो याद रखेंगे इस बात को. तो वही फ़र्क समझा. दो टाइप के स्टेटमेंट है हमारे पास, एक है एटॉमिक स्टेटमेंट और दूसरा है कौन सा स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट. तो कंपाउंड स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन किया जाता, एटॉमिक स्टेटमेंट में सिर्फ सिंपल एक ही स्टेटमेंट होता है. चलो आप देखते हैं आगे का. सी देखो, तुमको कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स. फिर वो क्या बोलते हैं आगे, जस्टिफाई, जस्टिफाई भी कहा जाता है. इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट द ट्रूथ वैल्यू. इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स स्पेसिफाई द ट्रूथ वैल्यू. ऐसा तुम्हारे एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. अब उसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, 5 + 4 = 13. क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है? देखो 5 + 4 13 नहीं आता, मतलब इट इज़ फॉल्स असर्टिव है ना. किसी को भी पूछो, कहीं पे भी पूछो, ये गलत है. और क्योंकि ये गलत है और एक विधान है, ये असर्शन है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज़ स्टेटमेंट. ये हो गया इसका आंसर. देखो कैसे लिखा मैंने आंसर, समझ रहा है. तो इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इसमें का क्या बोल रहा है दूसरा, x - 3 = 14. अभी x - 3 = 14 स्टेटमेंट है या नहीं है. देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ. इफ़ अगर x को मैं 17 ले लूँ तो x - 3 बन जाएगा 17 - 3 मतलब 14. तो ये हो रहा है ट्रू, सो इट इज़ बिकमिंग ट्रू. कब 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 लेकिन x 17 होता. लेकिन अगर ले लूँ x को 18 तो x - 3 बन जाएगा 18 - 3 मतलब 15. अब ये नहीं बन रहा है कितना, 14. सो x - 3 अब 14 नहीं आ रहा है, अब ये 15 आ रहा है. इसका मतलब ये है कि 18 को ये हो रहा है फॉल्स. x को 18 लेंगे तो 14 नहीं आ रहा है, मतलब ये हो रहा है फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट ना कभी ट्रू आ रहा है, कभी फॉल्स आ रहा है. तो ऐसे जो कभी ट्रू आते कभी फॉल्स आते, कधी कधी ट्रू येतात कधी कधी फॉल्स येतात, अशा स्टेटमेंटला आपण कोणते स्टेटमेंट म्हणतो. अशा सेंटेन्सला स्टेटमेंट म्हणतच नाही. मी स्टेटमेंट म्हणालो चुकीनं, यांना काय म्हणत नाही, दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स. इनको स्टेटमेंट्स नहीं कहते. कोई बोलेगा कि सर ये ट्रू आ रहे ना, आ रहे. कोई बोलेगा ये फॉल्स आ रहे ना, तो फॉल्स भी आ रहे. तो जो हम कभी ट्रू आते हैं कभी फॉल्स आते हैं तो उनको हम नहीं कहते. वो हमेशा ट्रू आनी चाहिए स्टेटमेंट बनने के लिए. ट्रू आए तो हमेशा ट्रू, फॉल्स आए तो हमेशा फॉल्स. ऐसा ना हो कि बीच में वो अपना रंग बदले, ऐसा नहीं होना चाहिए. गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं चाहिए. जैसे और एक बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, मैं थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है. टुडे इज़ संडे. क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है? तो तुम्हारा आंसर होगा सर है ना. भाई है, ये ट्रू है क्या? ये ट्रू है अगर उस दिन संडे है तो. मान लो ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया मंडे को, और फिर मंडे के दिन तो ये फॉल्स होगा, ट्यूसडे को भी फॉल्स होगा. फिर वो बोर्ड पे वैसे ही लिखा है और अब संडे आ गया तो संडे के दिन कोई स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो उसको ट्रू लगेगा. तो संडे के दिन ये ट्रू है और बाकी सारे दिन फॉल्स है, तो ये भी कभी ट्रू कभी फॉल्स बन रहा है. इसलिए इट इज़ ऑल्सो नॉट स्टेटमेंट. ये भी स्टेटमेंट नहीं है. और जो स्टेटमेंट नहीं है उसकी ट्रूथ वैल्यू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. सवाल ने क्या कहा कि नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं. क्या कहा सवाल ने, नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ. अगर वो स्टेटमेंट होंगे तो ट्रू है या फॉल्स है बताओ. स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रू या फॉल्स है बताने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा. चौथा सवाल देखो. चौथा है क्लोज द डोर. क्लोज द डोर इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें रिक्वेस्ट है ना. अच्छा प्लीज़ डालता तो रिक्वेस्ट होती, बट ये इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट कुछ तो है. इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट स्टेटमेंट. तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है.
ओके फिफ्थ देखो, फिफ्थ है, ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज़ीरो इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहना है भाई आपका इसके बारे में? ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ना कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहा जाता है? जिसमें रियल पार्ट रहता है, जिसको हम ए बोल रहे हैं, और आई के साथ जो रहता है उसको बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगर 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 बी ज़ीरो होगा तो उसको रियल कहते, और ए ज़ीरो होगा मतलब रियल पार्ट ज़ीरो होगा। इसको कौन सा पार्ट बोल रहे हैं? रियल। और इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? इस बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आई के साथ आ रहा है। तो अगर बी ज़ीरो होगा मतलब इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो रहा तो उसको रियल कहते, और ए ज़ीरो हो रहा तो उसको क्या कहते? इमेजिनरी नंबर बोलते या प्योरली इमेजिनरी बोलते। ठीक है, मैं आई एम जी लिख रहा हूँ, लेकिन इसको क्या पढ़ना है? प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते। अब ज़ीरो में क्या है? ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आए, तो भाई इसका कुछ जन बोलेंगे सर इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है इसलिए इसको रियल बोलेंगे, लेकिन कुछ जन बोलेंगे सर इसका तो रियल पार्ट भी ज़ीरो है इसलिए इसको हम इमेजिनरी बोलेंगे। लेकिन मैथ्स ये कहता है कि हर ज़ीरो का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो रहता, तो ऐसे हर ज़ीरो को हम कॉम्प्लेक्स ज़ीरो कहते हैं। मतलब हर ज़ीरो जो है वो कॉम्प्लेक्स ज़ीरो होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, तो इसने मैथमेटिकल लॉजिक सिंपल से चैप्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज पूछ लिया। तो एवरी ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स ज़ीरो, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहना ट्रू है। सो इट इज़ ट्रू, और हमेशा ट्रू है, कभी भी ट्रू है, किसी को भी पूछो ट्रू है। देयरफॉर इट इज़ स्टेटमेंट, इट इज़ स्टेटमेंट, लिखेंगे इसका आंसर, इट इज़ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू है इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल टी। बस तुमको सिर्फ इतना आंसर लिखना है, ये सब नहीं लिखते बैठना है। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे ये लिखने के लिए ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर करली ब्रैकेट में जो लिखा वो तुमको लिखना नहीं है, सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट में का लिखना है। चलो अब देखते हैं सिक्स्थ वन क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई सिमिलर मतलब क्या? मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसके जो तीन एंगल है एक्स वाई जेड, अगर दूसरा एक ट्रायंगल है उसके भी वही तीन एंगल है एक्स वाई जेड, लेकिन इनके साइड्स इक्वल है क्या? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन ये दोनों सिमिलर है क्योंकि इनके रिस्पेक्टिव एंगल सेम है, एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड, तीन एंगल सेम है। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम सिमिलर। कौन से ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल। पण कॉन्ग्रुएंट म्हणजे काय? कॉन्ग्रुएंट म्हणजे साईड पण सेम, आणि साईड पण सेम म्हणजे हा ट्रायंगल आहे ए बी सी, आणि दुसरा एक ट्रायंगल घेतो पी क्यू आर, तो ये ए बी और पी क्यू सेम है, बी सी और आर क्यू भी सेम है, और ए सी और पी आर भी सेम है, और इनके एंगल भी सेम है। तो ऐसे दो ट्रायंगल को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। भाई अब सिर्फ एंगल सेम रहे तो हम उनको क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट में तो एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है, तो ऐसे दो ट्रायंगल को जो कि कॉन्ग्रुएंट है उनके एंगल भी सेम है, इसलिए इसको तो हम सिमिलर बोलेंगे। बोल सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रुथ वैल्यू आएगी कैपिटल टी। और एक देखो और क्या है भाई नेक्स्ट? ये कितना हुआ हमारा? छठा, तो यहाँ पे लिखता हूँ सातवां है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कहो भाई इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट है? सब में पहले ये तो बताओ, क्या ये स्टेटमेंट है? तो आंसर है नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर मैं इफ़ आई टेक एक्स इक्वल टू ज़ीरो देन ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आता है, एक्स इक्वल टू वन लूँ तब भी ये ज़ीरो का वन का स्क्वायर इक्वल टू वन आता है, तो ये ट्रू हो रहा है ज़ीरो और वन के केस में। लेकिन अगर मैं एक्स को ले लूँ तीन, क्या तीन का स्क्वायर तीन के इतना आता? नहीं, मतलब अब ये हो रहा है फॉल्स। इसका मतलब ये कभी ट्रू कभी फॉल्स हो रहा है, और कभी ट्रू कभी फॉल्स होने वाले क्या नहीं होते हैं? स्टेटमेंट ने कभी ट्रू। ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो कभी ट्रू कभी फॉल्स होते हैं, उनको ओपन सेंटेंसेस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ओपन सेंटेंसेस। आगे हम सीखेंगे इसके भी बारे में। तो ऐसे इसको कहा जाता है ओपन सेंटेंसेस। लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक इनको जगह नहीं देता, इनको मान नहीं देता, सम्मान नहीं देता, और इनको नहीं कहता कि ये स्टेटमेंट्स है।
स्टेटमेंट बनना मतलब सम्मानित होना, किसमें? मैथमेटिकल लॉजिक के वर्ल्ड में। तो मैथमेटिकल लॉजिक के वर्ल्ड में इसको कोई जगह नहीं, क्योंकि ये ग्रीड की तरह रंग बदल रहा है। कधी ट्रू व्हायला आहे तर कभी फॉल्स व्हायला आहे, म्हणून याला अपन म्हणणार नाही काय, याला अपन म्हणणार नाही स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, जिसमें ये पूछा जाएगा, स्टेटमेंट तुमको, सेंटेंसेस तुमको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट है, पहचानो। अगर ये स्टेटमेंट है तो इनकी ट्रुथ वैल्यू भी बताओ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इनको चेक करे, देखो तुमको सॉल्व करने आता है नहीं आता है। बहुत आसान सवाल होते हैं, इस तरीके से तुमको इनको टैकल करना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर, सी यू, बाय बाय।